स्वागत है आपका स्केचेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बीच में टसल चल रहा है, जो बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के और गवर्नमेंट में जो डिस्प्यूट होता रहता है डिफरेंट बातों को लेकर, उन पे हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दी है 11 मई 2023 को, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमने जो जजमेंट किस बेसिस पे दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 239A जो दिल्ली को स्पेशल पावर्स देता है उसके बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज का कैसे होता है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर किस तरह करता है, और जो स्पेशल प्रोविजन दिल्ली को दे रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिल्ली की गवर्नमेंट के फेवर में आ गया 11 मई 2023 को। तो उसके अगेंस्ट जो ऑर्डिनेंस सेंटर लेके आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। पहले तो हम देखेंगे बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, क्या मैटर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो 2015 से ही देखते हैं हम, जब से आम आदमी पार्टी वहाँ पे सरकार बनी हुई है दिल्ली में, तब से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो सेंटर अपॉइंटी होते हैं, उनके बीच और सरकार के बीच में एक टसल चलता रहता है, एक डिस्प्यूट चलता रहता है कि जो सर्विसेज हैं दिल्ली में, जितनी भी कोई भी सिविल सर्विस है सभी, वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए, और जो अपना दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहती है हमारे अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए। तो इसको लेके उनका टसल चलता रहता है, आपस में वो भिड़ते रहते हैं। दोनों अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मांग रहे हैं, अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था कि चलो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये पावर हो जाएंगी और अपने दिल्ली गवर्नमेंट की ये पावर हो जाएंगी। बट फिर भी उसके बाद ये टसल रुका नहीं, ये टसल चलता रहा। उसके बाद 11 मई 2023 को अभी सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई है, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इट मीन्स आम आदमी पार्टी जो सरकार दिल्ली में चला रही है, उसके पास थोड़ा ज़्यादा अधिकार है। उस जजमेंट में ऐसा आ गया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके अधिकार ज़्यादा हैं सिविल सर्विसेज को लेके, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पे ज़्यादा अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट का होएगा। और इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पे क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो बाकी सभी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी सभी पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लॉ रेगुलेशंस बना सकती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे लॉ बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे बना सकती है कोई भी रूल रेगुलेशन। बाकी जितनी भी सर्विसेज बच गई इसके बिना उन पे बनाएगी इलेक्टेड गवर्नमेंट। और सेंटर ने कहा है कि आर्टिकल 239AA के तहत सेंटर के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो पब्लिक जो लैंड और पुलिस जो दिल्ली में प्रवेल करते हैं, जो सब्जेक्ट दिल्ली की यूटी की बात कर रहे हैं हम, तो उन पे आर्टिकल 239 के तहत सेंटर बना सकता है, बाकी सभी पे बनाएगा इलेक्टेड गवर्नमेंट। हम इसको 239AA की बात भी आगे करेंगे, इस आर्टिकल को मेंशन करेंगे अब। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस भी, मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस भी रखता है। इट मीन्स पूरी तरह से फेडरल नहीं है, ये क्वासी फेडरल है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी इसमें से ज़्यादा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ज़्यादा चलेगी, ये क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी जरूर, बट अगर हम पूरे आपके सभी लॉ एंड रेगुलेशन अगर हम आपके हाथ में दे देंगे, तो जो एक तरह का एक यूनिटरी बेसिस बन के रह जाएगा, भी सारी पावर सेंटर के पास। आपको अगर सारे सब्जेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर सारे पे रूल रेगुलेशन बनाने का आपको अधिकार दे दिया जाए, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर वो यूनिटरी बन जाएगा, वो क्वासी फेडरल नहीं रह जाएगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें हम आगे देखेंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को
से हम ये अधिकार छीन लें कि आप ऑफिसर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो वायलेट होता है, उसका कोई यूज नहीं रह जाता इस मामले में। जैसे कि हमें पता होता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, ये कहीं ना कहीं मिलते हैं। सपोज करो अगर एक गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है, अगर वो अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हमें ये बात पता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपनी रिपोर्ट मिनिस्टर्स को देनी होती है। अगर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनको अपनी रिपोर्ट मिनिस्टर्स को देनी होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, जैसे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर को देनी होती है रिपोर्ट, अगर वो ऑफिसर्स डिनाई कर देंगे हम अपनी रिपोर्ट मिनिस्टर्स को नहीं देंगे, तो फिर उनका क्या काम हुआ, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल कैसे होंगे? जनता उनसे पूछेगी कि हमने आपको चुना है बट आप हमारे काम नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स और डिक्टेटरशिप की तरह चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सेंटर के हाथ में, तो हमने आपको क्यों चुना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमें कहीं ना कहीं इसको जो ऑफिसर्स का कंट्रोल है हमें कहीं ना कहीं ये इसको देना ही पड़ेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ठीक है? तो इससे उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। अब इसमें हम देखेंगे जजमेंट का बेसिस क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 मई 2023 वाला वर्डिक्ट सुना है उसका बेसिस क्या है? उसमें सबसे पहले तो डेमोक्रेसी ऑफ फेडरलिज्म का है। कहते जो डेमोक्रेसी ऑफ फेडरलिज्म है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, ना कि डिमोट करना है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट है जो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही यहाँ पे इसका एविडेंस दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं अगर आप फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को डिमोट करते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो फेडरलिज्म होता है वो एक कॉमनैलिटी की आवाज होती है, कॉमनैलिटी की डिजायर होती है, कॉमन पीपल की डिजायर होती है, और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये कॉमन पीपल द्वारा ही चुनी जाती है। और जो हमारे प्लूरल सोसाइटी में एक डाइवर्स नीड्स को जो अकोमोडेट करना है ये काम ही फेडरलिज्म का होता है। तो अगर हम फेडरलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे देन इट विल बी अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर में आने वाले सब्जेक्ट्स को। और अब हम आर्टिकल 239 ए की बात करेंगे। आर्टिकल 239 ए 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 239 ए, और इसमें क्या कहा गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो आज के टाइम में अपने जो विनय सक्सेना है वो एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी होते हैं, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास सभी लॉज बनाने का अधिकार होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसके पास सभी लॉज बनाने का अधिकार होगा, पर उसके पास पुलिस के मामले में, पब्लिक ऑर्डर के मामले में और लैंड के मामले में लॉ बनाने का अधिकार नहीं होगा। ये आर्टिकल 239 ए कहता है। और एलजी के पास ड्यूल कंट्रोल होगा। एलजी कहीं ना कहीं लॉ भी बना सकता है, उसके पास ड्यूल कंट्रोल होगा, और वो क्या करेगा, वो जहां तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस ले भी सकता है, जहां अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस उसको सही फिट नहीं बैठ रही है तो वो अपना वो उस मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा पावर्स इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखी हैं। तो यही बोन ऑफ कंटेंशन है बीच। दिक्कत क्या होती है, अगर कोई भी लॉ आम आदमी पार्टी जहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है तो ये मतलब ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये कहता है कि मैं इनके इस लॉ से, इनके इस बिल से सहमत नहीं हूँ, और वो लॉ वो प्रेसिडेंट को भेज देता है। तो यहीं पे बॉन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कहती है कि हमें लॉ बनानी है, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कि मेरा इसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आई एम गोइंग टू सेंड दिस टू प्रेसिडेंट। तो इसी मामले में इनके आपस में इनका कंटेंशन चलता रहता है, टसल चलता रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का और दिल्ली गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे देखेंगे यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है, सभी है जितनी भी हमारी यूटी सभी में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट को वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रेसिडेंट को यूटी में रिप्रेजेंट करता है, वहां पे वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करता है। बट कुछ ड्यूटीज में जैसे दिल्ली पुडुचेरी में
एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं, पावर्स कुछ ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वो कुछ लॉ भी बना सकता है, ठीक है। पर अदर जो ड्यूटीज होती हैं, जैसे हम इसको दिल्ली पुडुचेरी को छोड़ के अदर ड्यूटियाँ, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वगैरह बाकी हैं जो ड्यूटी, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनका, वो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को एडवाइस ही दे सकता है। बट इन केस ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली, पुडुचेरी का भी केस चलता रहता है, हर मामले पुडुचेरी का भी चलता रहता है और दिल्ली का भी ऐसे ही चल रहा है। वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के कई बार अगेंस्ट हो जाता है, दिल्ली में भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली में है उसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स हैं, ठीक है। बट अदर ड्यूटीज में होते हैं उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होते, वो सिर्फ एडवाइस करने के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को होता है। यही सबसे बड़ा टसल बना हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच, कि उसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स है, वो अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट कहना चाहती है कि वो अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है, ठीक है। और उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट अपनी पावर का मिस यूज कर रही है। अब हम स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन बनाया गया दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए, कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के बिना कहीं भी इलेक्टेड असेंबली नहीं होती है। जैसे पुडुचेरी में भी सीएम बनता है और दिल्ली में भी सीएम बनता है, एमएलएज चुने जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी आने वाले टाइम में चुने जाएंगे जब भी कभी वहाँ पे सरकार बनेगी, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और जिसे चीफ मिनिस्टर हेड करेगा। अब क्या बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो ड्यूटीज की होती है उनको ये पावर भी दे रखी है। जैसे हमने शेड्यूल 7 की बात करें, शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट होती हैं, एक तो सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूटीज के दिल्ली की और जम्मू कश्मीर की और दिल्ली को, इनको पावर है कि ये लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में ये किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। अगर वो यूनियन टेरिटरी, जैसे कि अगर दिल्ली के मामले में अगर लिस्ट 2 में कोई सब्जेक्ट है, लिस्ट 3 में कोई सब्जेक्ट है, तो उस मामले में दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। बट इस मामले में हम एक बात करेंगे कि आर्टिकल 249 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सब स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। यही कंटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा दिल्ली का। यही जो एविडेंस है उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है कि हमारे पास ओवरराइडिंग पावर है। आर्टिकल 249 के तहत हम स्टेट सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ लॉ एंड रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। बट दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता, लेफ्टिनेंट गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखा, लिस्ट 2 है जो स्टेट सब्जेक्ट, और जो लिस्ट 2 है उसमें कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इस पे जो स्टेट असेंबली है, दिल्ली की स्टेट असेंबली है, उसमें वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती है सिर्फ। और इनको बिना जितने भी सब्जेक्ट हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के बिना जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन पे स्टेट असेंबली है जो दिल्ली की, वो रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जब सेंट्रल कह रहा है कि हम स्टेट लिस्ट 2 में भी हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब बात क्या हुई, अब वर्डिक्ट तो कहीं ना कहीं फेवर में आ गया इसके दिल्ली गवर्नमेंट के। बट सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने जब 11 मई 2023 को वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, और वो आ गया फेवर में, आम आदमी पार्टी के फेवर में आ गया कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली गवर्नमेंट के ज़्यादा पावर है। अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, अगर ब्यूरोक्रेट्स के कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि इस टाइम आम आदमी पार्टी है। ये वर्डिक्ट आ गया और इससे दिल्ली गवर्नमेंट वाले खुश हुए। तो सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए, पहले हम आपको आर्टिकल 123 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कोई एक ऑर्डिनेंस, जिसे हम हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं, वो इशू कर सकता है। और 11 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया। उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई करने जा रहे हैं, हम एक ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओवरराइडिंग पावर्स देगा सिविल सर्विसेज के मामले में। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसको वो एक तरह से नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर कंसिक्वेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट एक पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं मान रहे, दे आर गोइंग टू पास एन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो ये बुरी बात है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है जब इस पर डिसीजन आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पिटीशन डाली गई है सेंट्रल ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट, हम इसको किसी बेंच को भेजने जा रहे हैं, एक बड़े बेंच को भेजने जा रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओवरराइडिंग पावर दी जा रही है सिविल सर्विसेज के मामले में वो सही है या गलत है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वो बेंच एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट देगा कि वहाँ पे वो डिसाइड कर देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह के वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 जुलाई 2023 को कि हम ये जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की पिटीशन है हम ये बड़े बेंच को भेजने जा रहे हैं। और ऑर्डिनेंस से क्या होगा, ऑर्डिनेंस में आपको अब दोबारा बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखना है। बट जो ये वर्डिक्ट आ रहा है, ये जो ऑर्डिनेंस लेके आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लेके आ रही है कि हम एक ऑर्डिनेंस के तहत, ऑर्डिनेंस क्या होता है, पहले ऑर्डिनेंस क्या होता है, आर्टिकल 123 में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डिनेंस का मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 123 के तहत कि वो ऑर्डिनेंस पास करके कोई रूल रेगुलेशन बना सकता है। बट बाद में कंसिक्वेंटली उसे पार्लियामेंट में अप्रूव कराना पड़ता है, ये तो जरूरी होता है। बट ऑर्डिनेंस तब इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है, पार्लियामेंट छुट्टी पे होती है। जैसे अभी बजट सेशन चला था, तो अभी 20 जुलाई को मानसून सेशन चलेगा, तो रिसेस के टाइम में जब 11-12 मई के बाद और 20 जुलाई के बीच का जो टाइम है, 1.5 महीने का लगभग जो बनता है, जो पार्लियामेंट के रिसेस का टाइम है, तो सेंटर ने क्या कहा कि हमारे पास देखो, हम वी कांट वेट फॉर मानसून सेशन, हमारी पार्लियामेंट रिसेस में है, तो हम एक ऑर्डिनेंस पास करने जा रहे हैं जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओवरराइडिंग पावर्स मिलेंगी सिविल सर्विसेज के मामले में। ठीक है, तो उन्होंने उसी 8 दिनों के बीच में 17 मई तक उन्होंने एक ऑर्डिनेंस उससे प्रेसिडेंट से पास करवाया, वो आगे लेके आए। ठीक है, बट इसके अगेंस्ट अब पिटीशन डाली गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि आप ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते हो जो हमारी मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को ओवरराइड करेगा। अब यहाँ पे देखें की पॉइंट्स क्या रेज किए गए। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डिनेंस के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रही है। ऑर्डिनेंस इज नॉट द बेस्ट वे टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको पार्लियामेंट बिठानी पड़ेगी, वहां पे डिबेट होगी, वहां पे मेजोरिटी से वोटिंग होगी, आपको सारी स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सारा कुछ यूज करना पड़ेगा, देन यू कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन दैट केस क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के तहत प्रेसिडेंट से लिखवा के थोड़ा आप ऑर्डिनेंस के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए जा रहे हैं, आर्टिकल 239A को अमेंड करने जा रहे हो। फिर ठीक है, फिर दिल्ली गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो स्टेट लिस्ट है, इसमें जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट दी होगी, उसके एंट्री 41 में ये कह रखा है कि यूनियन जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। तो इस अगर ये ऑर्डिनेंस पास होता है तो वो हमारी पावर्स छीन ली जाएंगी। और आगे क्या कहा उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने आगे क्या कहा, जो परमानेंट जो नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो एक मिनॉरिटी बेस बन के रह जाएगा, उसके पास इतनी पावर नहीं होगी जो नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी की डिसीजन को कहीं भी इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये पास नहीं होना चाहिए, ये सभी कहना है दिल्ली गवर्नमेंट का। अब हम सेंटर की बात करेंगे, सेंटर का क्या कहना है इस पिटीशन के अगेंस्ट। सेंटर ने कहा है कि ये जो कह रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे हैं, आर्टिकल 239A को, हम इसी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। इस तरह कोर्ट को अभी वेट करना चाहिए, इनकी पिटीशन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर उसने कहा
फिर उसने और भी एग्जांपल दी है इसने। जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता ने, जो सेंटर की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक और भी एग्जांपल दिया कि पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं। पार्लियामेंट जो होती है वो इवन स्टेट सब्जेक्ट पे भी कोई ना कोई लॉ बना सकती है। जैसे हमने आर्टिकल 249 की बात की कि पार्लियामेंट की जो ऑलरेडी पावर होती है, हम कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, इट हैज़ बीन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेंटर कैन मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट ऑल्सो। ओके, फिर सेंटर ने एक और यहाँ पे अपना पॉइंट रखा कि जब मई 11 2023 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में आया, उस मामले में क्या हुआ कि इसके जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर के, जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे, और इनका जो सीएम था, ये कहीं ना कहीं इन पे हावी होने लग गए थे। जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो इनके ऑफिसर्स थे, चाहे वो विजिलेंस डिपार्टमेंट का हो चाहे कहीं का हो, आपको ये बात पहले ही पता होनी चाहिए कि जो इनके कई पर्सन्स पे केस चले। जैसे एडवर्टीजमेंट वाला फाइल भी किसी और ब्यूरोक्रेट्स के पास पड़ी हुई है, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग पे बहुत खर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीएम वगैरह या मिनिस्टर वगैरह, एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा करते हैं। और आपको पता है एक एक्साइज पॉलिसी का स्कैम के बारे में केस भी चल रहा है मनीष सिसोदिया पे। तो ये कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो ऑफिसर्स के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं, और ये ऑफिसर्स को डराने धमकाने लग गए हैं कि अब तो देखो कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया है, तो आपको हमारे अंडर काम करना ही पड़ेगा। तो हमने इसी करके हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम एक ऑर्डिनेंस पास करें, ताकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, ताकि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुरक्षित रहें, और ये जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये कहीं डिक्टेटर ना बन जाए। तो हमें ये जरूरी हो गया था ऑर्डिनेंस लेने। ये पॉइंट रेज किए गए हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पिटीशन के अगेंस्ट, और पिटीशन के फेवर में जो हमने बोले ये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए हैं कि ये हमारी पावर को, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं ऑर्डिनेंस रूट के तहत, जो गलत बात है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए। ये सारे की पॉइंट्स दिए हैं। तो ये हमने देखा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच, या सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के बीच टसल क्यों बना हुआ है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। हमने आर्टिकल 239 ए के बारे में बात की, और भी कई मुद्दे यहाँ पे देखे।